Welcome to my channel, Mastering Commerce. Today we will study Financial Accounting, Chapter number 3, Accounting Principles के concepts और conventions. So basically, आज हम topics cover करेंगे गैप का meaning, accounting principle के concepts, conventions. So basically गैप होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को कॉमनली हम गैप कहते हैं। गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो कंपनीज फॉलो करती हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। ये रूल्स बेसिकली हेल्प करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्लियर, कंसिस्टेंट और ट्रस्टवर्दी के लिए। The next is अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली वो रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो कंपनीज फॉलो करती हैं जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करती हैं ट्रांजैक्शंस को और रिपोर्टिंग के लिए इंफॉर्मेशन देती हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को नेक्स्ट टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड देन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बेसिकली जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये मैन मेड हैं। देन नेक्स्ट इज ये फ्लेक्सिबल भी हैं, ये बहुत रिजिड नहीं है, इन्हें चेंज किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज इट इज जनरली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द इंडिया। ये बेसिकली जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देते हैं जब हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। The next one is accounting concepts. First topic. The first one is business entity concept. Business entity concept से हमें पता लगता है कि business owner और business, the one owner and the business, ये दोनों एक separate legal entities हैं। जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते। सो एग्जांपल्स, जैसे अगर बिजनेस ओनर ने 50,000 रुपीज़ पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए विड्रॉ किए हैं तो इस ट्रांजेक्शन को हम एज अ ड्रॉइंग कंसीडर करेंगे और ये बिजनेस एक्सपेंसेस को इफेक्ट नहीं करेंगे। द नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में बेसिकली जो ट्रांजेक्शन्स हैं और इवेंट्स हैं जिनमें मनी इंक्लूड होती है वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं। Only transactions that are measured in money terms are recorded in the financial statements. Non-monetary items को include नहीं करते। Like example, a company has an employer, किसी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसने बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दी है कंपनी की सेल्स में से कंपनी की ग्रोथ में, उस चीज़ को हम वैल्यू नहीं करते हैं। बेसिकली जो हम उस एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं वही रिकॉर्ड की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। द नेक्स्ट वन इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में बेसिकली ये जूम किया जाता है कि बिजनेस जो है वो इनडेफिनेट टाइम पीरियड, काफ़ी लंबे समय के लिए चलता रहेगा। अभी हमें बिजनेस की कोई टेंशन नहीं है बिजनेस को क्लोज करने की। सो बेसिकली एग्जांपल लाइक अगर हमने एक बिल्डिंग परचेज की है 10 लाख रुपीज़ की, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम काफ़ी टाइम पीरियड, काफ़ी नंबर ऑफ ईयर्स के लिए इसे यूज़ करेंगे, सो दैट हम उस पर ईयर वाइज डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं, बट हम उसे टोटली लिक्विडेट नहीं करते। लिक्विडेट का मतलब होता है टोटली उसे ख़त्म नहीं कर देते। द नेक्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। जो अकाउंटिंग पीरियड में ये होता है कि जो जैसे गोइंग कंसर्न के थ्रू हम ये समझ रहे हैं कि बिजनेस है हमारा काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। जब एक बिजनेस काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक चल रहा है तो हमें उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस भी देखने हैं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी है, तो हम उसकी पूरी लाइफ को कुछ टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली जैसे मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, ईयरली हो गया, तो हम उसे फाइनेंशियल, ताकि हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना सकें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकें। बेसिकली एग्जाम्पल है कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो मोस्टली 1 अप्रैल से 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है, जिनके अगेंस्ट हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में बेसिकली जो एसेट्स होते हैं वो ओरिजिनल परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में। लाइक जो कंपनी है उसने मशीनरी बाय की 2 लाख की, वो 2 लाख पर ही रिकॉर्ड होगी जिस पर वो परचेज की गई है, रिगार्डलेस चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो चाहे ज़्यादा हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन हम उसे कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का होता है कि हर ट्रांजैक्शन जो भी एंटर की गई है एंटरप्राइज में उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट विद द इक्वल अमाउंट। जैसे कंपनी ने सेल की गुड्स वर्थ 30,000 ऑन क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कंपनी ने सेल की है, सो सेल्स credit the income, then debit all the expenses एंड लॉसेस। बेसिकली कंपनी की तरफ से कुछ गया, 30,000 रुपये के गुड्स गए हैं और इनकम हुई है तो वो क्रेडिट होगी। द नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू कॉन्सेप्ट में बेसिकली रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्नड, नॉट नेसेसरीली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। इसका मतलब है रेवेन्यू हमने तभी रिकॉर्ड कर लेना है बुक्स में जब वो अर्न हो गया। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर एक कंपनी ने सर्विस प्रोवाइड की है 1,50,000 रुपीज़ की इन मार्च, बट पेमेंट है वो अप्रैल में रिसीव होनी है, देन हम इस रेवेन्यू को मार्च में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में बेसिकली जो भी कॉस्ट इनकर की जाती है रेवेन्यू को अर्न करने के लिए, उसे सेम टाइम पीरियड में ही रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है जिस टाइम पीरियड पर उसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हुआ है। बेसिकली जो कॉस्ट है, जो एक्सपेंसेस हैं और जो उसके अगेंस्ट हमें रेवेन्यू आया है, वो दोनों को ही हम एक ही टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल, कंपनी ने स्पेंड की 10,000 रुपीज़ एडवर्टाइजिंग इन फेब्रवरी, जिस एडवर्टाइजमेंट से जनरेट हुई 1,00,000 रुपीज़ की सेल्स इन फेब्रवरी। सो ये दोनों जो अमाउंट्स हैं वो फेब में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड की जाएंगी, सो दैट जो एक्सपेंसेस हैं वो इनकम के मैच हो सकें। The next one is accrual concept. Basically, the revenue and expenses are recorded when they are earned, not incurred, regardless of when the cash is exchanged. Clearer picture of financial performance. बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कंपनी ने इनकर किए 5,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस इन दिसंबर, बट पे किए हैं इन जनवरी, द एक्सपेंसिव शुड स्टिल बी रिकॉर्डेड इन दिसंबर। कंपनी ने खर्चा तो कर दिया 5,000 का, बट उसकी पेमेंट है वो उन्होंने जनवरी में की है। बट अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहती है कि जब भी हमने उसे अर्न कर दिया है, इनकर्ड हो गए हैं एक्सपेंसेस या रेवेन्यू, हम सेम टाइम पीरियड पर उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। द नेक्स्ट वन इज वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एविडेंस दैट कैन बी वेरीफाइड थ्रू डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली जो इनवॉइसेस होते हैं, बिल्स होते हैं, रिसिप्ट्स होते हैं, वो वाउचर्स प्रिपेयर के टाइम पर एक वेरीफाई ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने वाउचर्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को इन द फ्यूचर टाइम पीरियड, क्योंकि हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है बुक्स के अंदर। इसलिए इनवॉइसेस और रिसीट्स के बेस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डाटा है वो वेरीफेबल होता है। लाइक एग्जाम्पल, इफ कंपनी ने परचेज किया इन्वेंट्री, स्टॉक परचेज किया 20,000 रुपीज़ का, सो इट शुड कीप द परचेज इनवॉइस एज एविडेंस। जो परचेज इनवॉइस है 20,000 का, लाइक जो बिल है, उसे संभाल कर रखेंगे एज एन एविडेंस, जिसके अगेंस्ट हम वाउचर एंट्री करेंगे। द नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हमारी 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ही जो कंप्लीट हो गई हैं। द नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस मीन्स जो गाइडलाइंस और बिहेवियर हमें फॉलो करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते टाइम। बेसिकली ये 4 हैं। द फर्स्ट वन इज फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर जो बाय वर्ड ही पता लग रहा है कि किसी भी चीज़ के स्टेटमेंट्स, किसी भी इंफॉर्मेशन को फुली डिस्क्लोज करना चाहिए इन द फाइनेंशियल बुक्स। This convention requires the relevant financial information to be disclosed in financial statements. This includes not only the numbers but also notes that provide context and additional information. जो मनी वाइज मॉनिटरी टर्म्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो तो इन्फॉर्मेशन बतानी ही चाहिए, उसके अगेंस्ट भी जो नंबर्स हैं, जो नोट्स टू अकाउंट्स हैं, वो भी हमें प्रिपेयर करके बताना चाहिए, फुली डिस्क्लोज करना चाहिए पूरी इन्फॉर्मेशन को। लाइक एग्जांपल, अगर कंपनी के कंटेंजेंट लाइबिलिटी है, अ पोटेंशियल दैट मे बी अराइज इन द फ्यूचर, इट मस्ट डिस्क्लोज नोट्स to its financial statement even if it is not reflected directly in the finance. For instance, the pending lawsuit that could cost 5 lakh that should be disclosed. Like contingent liability होती है जो अभी हमें कोई लाइबिलिटी नहीं है बट इन फ्यूचर वो अकर हो सकती है, हमें ऑब्लिगेशन बन सकती है उसे पे करने की इन फ्यूचर टाइम पीरियड। इसलिए ये चीज़ हमें नोट्स टू अकाउंट्स में बतानी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कि ऐसी कोई भी सिचुएशन बन सकती है हमें पेमेंट के लिए। लाइक अगर कोई पेंडिंग लॉ का केस है जिसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपीज़, ये हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए
फुल्ली डिस्क्लोज करना चाहिए पूरा डेटा, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स। द नेक्स्ट वन इज कंसिस्टेंसी। ये कन्वेंशन बताती है हमें कि अगर कंपनी ने एक टाइम पर कोई भी एक मेथड अकाउंटिंग का चूज कर लिया तो उसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए कंसिस्टेंटली फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए, सो दैट हम कंपैरिजंस कर सकें इजीली। लाइक अगर डेप्रिसिएशन के लिए हमने व्हीकल की स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है तो हमें वही कंटिन्यू करना चाहिए सब्सिक्वेंट फर्दर ईयर्स में। अगर हम उसे चेंज कर देंगे तो इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं बनेगा, ना तो हम कंपेयर कर सकते हैं, और अगर कंपैरिजन ही नहीं होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या चेंज आया है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। द नेक्स्ट वन इज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होती है कि भले ही हम अपने एसेट्स के लिए इन फ्यूचर बचाकर ना रखें, लेकिन हमें हमेशा अपने लॉसेस और एक्सपेंसेस के लिए हमेशा रेडी रहना है। This convention emphasizes caution in financial reporting. It advises that one should not overstate income or assets, but should recognize expenses and liabilities as soon as possible. Example: a company expects to face a loss of 1 lakh rupees from bad debts. It should record this loss even if it has not been finalized. Conversely, if it anticipates a gain of 1,50,000 from a future sale, it should not recognize the gain until it is realized. Like, अगर हमें लग रहा है कि बैड डेट्स हो सकते हैं फ्यूचर 1 लाख रुपीज़ के, तो उसके लिए जो हमें रिजर्व है वो पहले ही बना के रखना चाहिए। बट इसके ऑपोजिटली अगर हमें लग रहा है कि हमें गेन हो सकता है 1,50,000 रुपीज़ का इन फ्यूचर, तो उसके लिए हमें अभी से नहीं सोचना चाहिए जब तक वो रियलाइज़ नहीं हो जाता। इट मीन्स बेसिकली कि हमें अपने लॉसेस और लाइबिलिटीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है इन द टर्म्स ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। वाइस वर्सा, गेन्स को सिर्फ तब ही रिकॉर्ड करना है जब वो रियलाइज हो जाएंगे। द नेक्स्ट लास्ट वन इज materiality concept. This convention states that all significant information that could influence the decision of user or financial statements should be included, while trivial information can be omitted. बेसिकली मटीरियलिटी जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फर्स्ट है फुल डिस्क्लोजर, इसकी एक्सेप्शन है। मटीरियलिटी कंसेप्ट बताता है हमें कि सिर्फ हमें वो इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए जो मटीरियली इम्पॉर्टेंट है बतानी, अदरवाइज पूरी फुली डिस्क्लोज करके फुली डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Example: if a company spent 2,000 on office supply, this expense may be considered immaterial and could be aggregated with other minor expenses without detailed disclosure. However, if a company incurs a legal expense of 1 lakh related to lawsuit, this would be a material, should be separately disclosed in financial statement. बेसिकली वो कह रहे हैं अगर 2,000 रुपीज़ का कोई एक्सपेंस है ऑफिस की सप्लाई, ऑफिस की कोई सप्लाईज के लिए, तो ये एक काफ़ी कम अमाउंट है, इमटेरियल लगता है, माइनर सा एक्सपेंस है, इसे हम एडजस्ट भी कर सकते हैं, फुली डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर कोई लीगल एक्सपेंस है 1 लाख रुपीज़ का, तो उसे वो मटेरियल लगता है, वो सुनने में लगता है कि इसे डिस्क्लोज करना चाहिए। सो बेसिकली मटेरियल थिंग्स, जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, उन्हें ही डिस्क्लोज करना चाहिए सेपरेटली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देन थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। प्लीज़ लाइक माई चैनल